हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने न्यू यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सीरीज़ की दो वीडियो अपलोड हो चुकी है। पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है और दूसरी वीडियो आज या कल में अपलोड हो जाएगी। और आज की वीडियो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद भी अपलोड हो सकती है। इसलिए मैं जानता हूं कि आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि नोट्स के साथ आपको जो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन मिलता है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। सो इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स में। बिफोर गोइंग टू द एक्सप्लेनेशन, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, उनके टाइप्स और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और कर चुके हैं थोड़ा बहुत। तो उसी क्रम में आज हम लोग इस वीडियो का पार्ट थर्ड और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट हम लोग बडिंग लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने आपको फिज़न बता दिया है। फिज़न में बाइनरी फिज़न और मल्टीपल फिज़न हो चुका है, जिसमें मल्टीपल फिज़न की वीडियो अपलोड होने वाली है। आज या कल में वो अपलोड हो जाएगी, उसे देखकर नोट्स बना लें। और ये जो वीडियो आपको अवेलेबल होगी उससे भी आपको नोट्स बनानी होगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप नए व्यूवर हैं, और अगर पुराने व्यूवर हैं तो और लोगों को ये वीडियो अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बडिंग की, जो कि एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है। तो मेनली बडिंग जो होती है वो हाइड्रा और ईस्ट में होती है। बडिंग इज़ अ प्रोसेस, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फिर रिटर्न एक्सप्लेनेशन दूंगा। बडिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ स्मॉल आउटग्रोथ या bud is formed on the parent body of the organism and grows slowly or gradually, and due to the course of time it develops mouth and tentacles and separates from the parent body of hydra and formed a new organism of hydra। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें आप देखेंगे कि बडिंग प्रोसेस में किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म से जो जिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू यहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा वो होगी बड। और बड क्या है? स्मॉल आउट ग्रोथ। स्मॉल आउट ग्रोथ इज कॉल्ड एज बड, विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द पेरेंट बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म में, चाहे ईस्ट में, चाहे स्पॉन्जेस में, चाहे कोरल्स में रिप्रोडक्शन होगा, वो रिप्रोडक्शन इस मेथड से हो रहा है। तो आप देखेंगे कि स्मॉल बड बन जाती है पेरेंट बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे, और ये धीरे धीरे ग्रो करती हैं साइज़ में और बड़ी हो जाती हैं, और कंप्लीट जो उनके ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं। और ये सब होने के बाद ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट होती हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बडिंग कैसे होती है हाइड्रा में, या फिर और भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ध्यान से सुने, बडिंग क्या है। इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बड विच डिटैचेस और सेपरेट्स एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल: हाइड्रा, yeast, some sponges and corals also reproduces by budding। कहा जा रहा है कि प्रोसेस ऑफ बडिंग में एक स्मॉल आउटग्रोथ, जिसको हम बड कहते हैं, वो पेरेंट बॉडी से ग्रो करती है, बड़ी होती है, और कंप्लीट ऑर्गन्स डेवलप होने के बाद पेरेंट ऑर्गेनिज्म या जो ऑर्गेनिज्म जिनसे ये डेवलप हो रही हैं उनसे सेपरेट्स हो जाती हैं और धीरे धीरे एक न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराती हैं। मीन्स उनसे न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है। अगर देखा जाए तो मेनली जो बडिंग की प्रोसेस है वो हाइड्रा में ज़्यादातर देखने को मिल जाती है और ईस्ट में। लेकिन ईस्ट में स्पॉन्जेस और कोरल्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती हैं।
लेकिन जो फ्लुएंटली आपको मिल जाएगा वो हाइड्रा में होगा, क्योंकि हाइड्रा मल्टी सेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म है। याद रखें, हाइड्रा इज नॉट यूनिसेलुलर, हाइड्रा इज अ मल्टी सेलुलर बट सिंपल ऑर्गेनिज्म। एनिमल है, याद रखें, प्लांट नहीं है ये। हाइड्रा इज अ मल्टी सेलुलर सिंपल एनिमल in which budding takes place, and in this process a small outgrowth is formed on the body of parent hydra, grows gradually and forms a new organism of hydra. नोट में मैंने लिख दिया है द प्रोसेस इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्मॉल आउटग्रोथ दैट इज कॉल्ड एज बड इज कॉल्ड बडिंग। मीन्स वो प्रोसेस जिनमें एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता हो, वो प्रोसेस जिसमें एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो फ्रॉम अ स्मॉल आउटग्रोथ दैट इज कॉल्ड एज बड इज कॉल्ड एज बडिंग। तो बडिंग आपको समझ में आ गया। अब बडिंग मेनली हाइड्रा में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हाइड्रा में कैसे होता है मैं आपको डायग्रामेटिक और इसकी प्रोसेस दोनों बताने जा रहा हूँ। तो पहले आप एक एक पॉइंट नोट समझ लें, फिर उसके बाद इसकी नोट्स प्रिपेयर कर लें, जिससे आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। टॉपिक टू टॉपिक चलते हैं, नोट्स बनाते जाइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हाइड्रा में बडिंग की प्रोसेस होती है। तो मैंने लिख दिया है द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा टेक्स प्लेस एज, मीन्स स्टेप वाइज हम लोग चलेंगे, पॉइंट वाइज अगर लिखेंगे तो आपका ये स्टेप 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, चाहे तो हम इसे 4 स्टेप्स में भी लिख सकते हैं। पहले स्टेप में आपने देखा कि इन हाइड्रा, मैंने बता दिया है हाइड्रा इज अ मल्टी सेलुलर सिंपल एनिमल। हाइड्रा इज अ सिंपल एनिमल but its body is made up of more than one cell, so it is called as multicellular animal. In hydra, first a small outgrowth that is called as bud is formed on the side of its body by the repeated mitotic cell divisions. Means बॉडी ऑफ हाइड्रा पर एक स्मॉल आउट ग्रोथ बनती है जिसको हम लोग कहते हैं बड, एंड दिस बड इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन इज अ सेल डिवीजन इन विच two identical daughter cells are produced during each time of division. हर एक डिवीज़न के दौरान एक सेल से दो एक समान डॉटर सेल्स बनती हैं। सो आप ये देख सकते हैं कि जो बड बन रही है वो एक सेल की नहीं है। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ यूनिसेलुलर, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार पॉइंट मैं और रिवाइज कर दे रहा हूँ। इन हाइड्रा विच इज़ अ सिंपल मल्टी सेलुलर सिंपल एनिमल, फर्स्ट अ स्मॉल आउटग्रोथ दैट इज कॉल्ड एज बड is formed on the side of its body by the repeated mitotic cell division. जितनी बार सेल डिवीज़न होगा, मीन्स माइटोटिक सेल डिवीज़न होगा, हर बार एक सेल से दो आइडेंटिकल सेल्स बनेंगी। और इस आइडेंटिकल सेल्स बनने का क्या फ़ायदा होगा, एक बल्जिंग क्रिएट हो जाएगी, एक आउटग्रोथ होगी जिसको आपने बड कहा है, जिसको आपने स्मॉल आउटग्रोथ कहा है, राइट। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम इसके डायग्राम्स को समझेंगे और फिर इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझने में आसानी हो और साथ ही साथ आपकी नोट्स भी प्रिपेयर होती जाए। अगर आप जिस दिन वीडियो अपलोड होती है, जिस दिन आप देखते हैं, उसी दिन नोट्स भी बनाते जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आपकी नोट्स भी तैयार हो जाती है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आइए इसके डायग्राम को पहले समझते हैं, फिर उसके साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेंगे। लेट्स वी स्टार्ट टू अंडरस्टूड द डायग्राम बाय ड्राइंग द फिगर। सो फर्स्ट द फिगर यू कैन सी दैट हियर इज द पेरेंट हाइड्रा। यहाँ पर आपको पेरेंट हाइड्रा दिख रहा है, जिसको हम पेरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ हाइड्रा भी
बोल सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि माउथ है यहाँ पर, ये माउथ वाला पोर्शन है, एंड दिस इज द टेंटिकल्स. टेंटिकल्स आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ द हाइड्रा which can move with the help of their locomotory organs, that is tentacles, from one place to another place in search of their food या in the search of their prey. अपने शिकार को खोजने के लिए या when the body of hydra senses its food, it moves towards them with the help of their locomotory organ, that is called as tentacles, and feeds the prey with the help of mouth. And in this tentacles the paralyzing enzymes are present, means cells are present which can paralyze their prey. बहुत ही एडवांस टाइप का सिस्टम होता है हाइड्रा में. मीन्स हाइड्रा जो कि एक सिंपल एनिमल है, मल्टी सेलुलर एनिमल है, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स तो हैं ही, लेकिन यहाँ पे सेल ऑर्गन्स के साथ साथ ऑर्गन्स अभी भी डेवलप नहीं हुए हैं. बस दो ऑर्गन्स हैं यहाँ पर, एक माउथ है और दूसरा है टेंटिकल्स. इस माउथ की सहायता से ये किसी भी अपने प्रे को, अपने शिकार को इनगल्फ करेगा बॉडी ऑफ हाइड्रा में. और दूसरी बात है, दिस इज अ टेंटिकल्स, 1 2 3 4 मीन्स मोर देन वन यहाँ पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहते हैं, दैट हेल्प in the movement of hydra from one place to another place. With the help of these tentacles, hydra can move from one place to another place in searches of food. ठीक है. और यहाँ पर कुछ ऐसी पैरालाइजिंग सेल्स पाई जाती हैं जो अपने प्रे को पैरालाइज कर सकती हैं, बेहोश कर सकती हैं, और उसके बाद ये इस माउथ के थ्रू, इस टेंटिकल्स के हेल्प से अपने बॉडी में इसको एंटर कराएगा और इसे डाइजेस्ट कर लेगा. खैर यहाँ पर हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा कुछ वो नहीं है. तो आपको लेवलिंग समझ में आ गई. पेरेंट बॉडी ऑफ हाइड्रा से दो सेल्स प्रोड्यूस हुए, दो ऑर्गन्स यहाँ पर दिख रहे हैं, माउथ एंड द सेकंड इज टेंटिकल्स. दिस इज द फिगर नंबर ए. एंड द सेकंड फिगर इज बड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेरेंट हाइड्रा. हम लोगों ने यही पढ़ा है कि पेरेंट बॉडी ऑफ हाइड्रा से एक स्मॉल बल्ज या आउट ग्रोथ बनती है, जिसको हम लोग कहते हैं बड. लेवलिंग सेम है, माउथ टेंटिकल्स. यहाँ पर तीसरा एक नया स्ट्रक्चर बन गया है जिसको हम लोग कहें बड. अब फिगर नंबर सी में आप देखें कि दिस बड स्टार्ट्स टू ग्रो ग्रेजुअली एंड डेवलप्स माउथ एंड टेंटिकल्स इन द रिस्पेक्टिव stages of this figure. Means new hydra is develops by developing mouth and tentacles. So तीसरे फिगर में आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल आउट ग्रोथ थी वो धीरे धीरे समय के साथ साथ बड़ी हुई और इसमें माउथ और टेंटिकल्स दो चीज़ें न्यू डेवलप हो चुके हैं. और अगले फिगर में आप देख रहे हैं कि न्यू हाइड्रा separates from the parent body of hydra by developing mouth and tentacles that grows in their size, in the good proportion of their size. तो पहले डायग्राम में आपने देखा पेरेंट बॉडी ऑफ हाइड्रा से माउथ और टेंटिकल्स थे ही. सेकेंड फिगर में आपने देखा एक स्मॉल आउट ग्रोथ बर्ड इज फॉर्म्ड. तीसरे फिगर में आपने देखा कि बर्ड ग्रो कर रही है साइज में और उसमें अब माउथ और टेंटिकल्स डेवलप हो चुके हैं, जिसको आपने न्यू हाइड्रा कहा. और लास्ट फिगर में ये न्यू हाइड्रा पेरेंट बॉडी से डिटैच हो रहा है, सेपरेट हो रहा है और बिहेव करेगा, लिव करेगा एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म. राइट. तो आई होप दैट आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है. लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डायग्राम देने के बाद या फिगर बनाने के बाद आप ये कहेंगे कि शोज या दिस डायग्राम, दिस फिगर शोज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग. तब आपको एग्जामिनर पूरा मार्क्स भी देगा. और अगर आपका एक्सप्लेनेशन डायग्राम के साथ सही है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं. यहाँ पर याद रखें, कोविड का
जो माहौल इस समय है बेहद ख़तरनाक हो चुका है। केसेस 3 लाख के आसपास आ रहे हैं और आप सुरक्षित रहें, घर में रहें, सेफ रहें। जहाँ से भी आपको अवेलेबल हो जा रहे हैं मटेरियल्स, वहाँ पर आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। और जो इसके एक्सप्लेनेशन में 2 पॉइंट बचा हुआ है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ, तब ये टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। और फिर पार्ट 4 में हम लोग फ्रेगमेंटेशन या स्पोर फॉर्मेशन किसी को भी कंप्लीट करेंगे, या फिर मैं देख रहा हूँ तो इसी सीरीज़ में कर देता हूँ, इसी सीरीज़ में कर दूंगा, क्योंकि अभी मल्टीपल फिजन की वीडियो जब तक अपलोड होगी, आप देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तब तक एक और मैं इससे रिलेटेड वीडियो इसी का फ्रेगमेंटेशन या स्पोर फॉर्मेशन का बता दूंगा। राइट, तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। तो पहले पॉइंट में आपने देखा था हाइड्रा में स्मॉल आउट ग्रोथ बन चुकी है और ये रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के थ्रू एक नई बर्ड बना लेते हैं। बर्ड मीन्स स्मॉल आउट ग्रोथ या बल्जिंग इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट हाइड्रा। सेकेंड पॉइंट में देखें कि दिस बर्ड देन ग्रोज ग्रेजुअली, दिस बर्ड then grows gradually to form a small hydra by developing a mouth and tentacles, and finally the tiny या small new hydra detaches itself from the parent body of hydra and lives a separate organism। यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई सेल्फ में, मैं यहाँ पर एल के बाद यल लिखना भूल गया था यफ के पहले, तो इट्स सेल्फ मीन्स, देखें जो एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया डायग्राम के थ्रू, वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस बर्ड देन ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा, दिस बर्ड देन ग्रोज gradually to form a small hydra by developing a mouth and tentacles, and finally the tiny new hydra detaches itself। और जब tentacles और mouth डेवलप हो चुके हैं और तब ये फाइनली जो टाइनी या वेरी स्मॉल साइज ऑफ न्यू हाइड्रा है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, टूट जाती है, गिर जाती है, एंड आफ्टर दिस प्रोसेस इट लिव्स अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म या इट लिव्स अ सेपरेट लाइफ फ्रॉम दी पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो आपको बात समझ आ गई होगी। सेकेंड पॉइंट में आपने यही कहा कि बर्ड धीरे धीरे ग्रो करती है, उसमें माउथ और टेंटिकल्स डेवलप करते हैं और ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट होके न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ हाइड्रा बनाती है। और लास्ट पॉइंट में आप देख लेंगे इन दिस वे हाइड्रा प्रोड्यूसेस अ न्यू हाइड्रा एंड रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। इस तरह से जो हाइड्रा में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है और एक कंप्लीट एनिमल ऑफ हाइड्रा बनके तैयार हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है हाइड्रा में। तो ये रहा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरा पार्ट, दैट इज बडिंग, विच इज मेनली टेक्स प्लेस इन द हाइड्रा एंड ईस्ट। सेम प्रोसेस ईस्ट में भी होती है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ लेंगे। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हाइड्रा में ही मैक्सिमम पूछा जाता है। अगर ईस्ट में भी पूछा जाता है तो सारी चीज़ें लगभग सेम रहती हैं, बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में अंतर आ जाएगा कि जो पेरेंट ईस्ट सेल्स है उसमें बड बनती हैं और उस बड से फिर टूट जाती है और एक बड से 2 आइडेंटिकल बनते हैं सेल, फिर उसके बाद 1 से 2, 2 से 2, इस तरह से बार बार रिप्रोडक्टिव प्रोसेस चलती रहती हैं। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं बाय दीपक सर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए नहीं हैं बल्कि पुराने, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे आपकी नोट्स और आपको एक्सप्लेनेशन दोनों मिलता रहे और आपको ये समझ में आता रहे, जिससे बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आपको भविष्य में नहीं होगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। और इसके बाद अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं ईस्ट में भी बता दूंगा। और इसके साथ साथ हम लोग अगले दिन, मतलब इसी पार्ट में
स्पोर फॉर्मेशन या फिर फ्रेगमेंटेशन, कोई भी एक पार्ट मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आई होगी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड हियर द थर्ड process of asexual reproduction, that is spore formation। स्पोर फॉर्मेशन से पहले मैंने आपसे कहा था कि इस सेक्शन में, मतलब जो वीडियो अपलोड होगी, इसमें 2 मेथड आपको मिलेंगे, जिसमें से ये स्पोर फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और एक और इससे पहले आपको मेथड बताया गया है, वो इसी के साथ कंबाइंड होकर अपलोड होगा। स्पोर फॉर्मेशन जानने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स के रूप में यहाँ लिख दिया हूँ, जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझें और प्रोसेस इसके बाद समझते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है और किस में होता है, किन किन में होता है या किन किन में हो सकता है। तो स्पोर फॉर्मेशन में पहली नोट्स जो मैंने आपके लिए लिखा है वो है स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। इज इट क्लियर टू ऑल? मीन्स प्लांट्स में लिख देने से ये क्लियर है कि ये प्लांट में ही होती है, एनिमल में स्पोर फॉर्मेशन नहीं होगा। सो द फर्स्ट पॉइंट फॉर यू इज स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। अब प्लांट्स की बात आएगी, हम प्लांट्स की कुछ कैटेगरीज देखेंगे कि वो प्लांट्स किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या क्या उनमें स्पेसिफिक रीजन्स हैं, कारण क्या हैं जिनमें स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरा पॉइंट, स्पोर फॉर्मेशन इज परफॉर्म्ड बोथ ऑर्गेनिज्म, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स। मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कैन टेक्स प्लेस इन unicellular and multicellular organism. Unicellular organism that is consist of only one cell, and the multicellular organism that is consist of more than one cell. So the second important point is this: unicellular and multicellular organism both can performs spore formation. Third point, unicellular like bacteria can reproduces by spore formation, and on the other hand multicellular organisms such as fungi, rhizopus, also called bread mold। अब मैं आगे बताऊंगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गई, तो बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन होगा, और दूसरी बात ये है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई, फंजाई में भी, फंजाई इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, तो इसलिए फंजाई आर द ग्रुप ऑफ नॉन क्लोरोफिलस प्लांट्स, मीन्स देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर फंजाई और स्पेशली इनमें राइजोपस, जिनको हम कॉमन नेम से जानते हैं ब्रेड मॉल्ट, और म्यूकर, और इनके अलावा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे फर्न्स एंड मॉसेस। मैं इनके बारे में अभी बताने वाला हूँ। पहले आप समझिए कि मल्टी सेलुलर हो गया, मल्टी सेलुलर में राइजोपस, जिनको हम कॉमनली ब्रेड मॉल्ट कहते हैं, और म्यूकर, इनमें भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। इनके अलावा कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का नाम अभी मैं लेने जा रहा हूँ और इनको बताऊँगा भी। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे ferns and mosses also reproduces by spore formation. Ferns are the group of non-flowering plants that can be differentiated into root, leaves and stem. Means ferns is a group of non-flowering plants. ferns जो है एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का ग्रुप है, जिन पौधों को या जिनको हम उनके रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स फर्न्स जो है उनमें रूट्स भी होती हैं, स्टेम्स भी होती हैं और लीव्स भी होती हैं, बट इट रिप्रोड्यूसेस विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। और ये फर्न्स में स्पोरेंजियम पाए जाते हैं।
स्पोरेंजियम्स में स्पोर्स पाए जाते हैं और ये जो स्पोर्स होते हैं स्पोरेंजियम्स के बर्स्ट होने पर निकलते हैं और ये फिर नए प्लांट्स को बनाते हैं। मीन्स ये स्पोर्स लैंड ऑन होते हैं और फिर सुटेबल कंडीशंस आने पर नए पौधों को जन्म देते हैं। दूसरा है आगे मॉसेस। मॉसेस जो है वो ब्रायोफाइटा कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये एक बात आप ध्यान रखेंगे कि मॉसेस आर द आल्सो द ग्रुप ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बट इट डजंट हैव एनी रूट्स। मॉसेस भी एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के ग्रुप में ही बिलोंग करते हैं, लेकिन इनमें रूट्स का अभाव होता है, रूट्स एब्सेंट होती हैं। इनका मतलब ये हुआ कि इसमें केवल स्टेम और लीव्स ही दिखते हैं आपको, रूट एब्सेंट होती है। अब आप सोचिए कि रूट्स एब्सेंट होंगी तो फिर ये कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे या फिर कैसे न्यूट्रिएंट्स गेन करेंगे, तो इनके बारे में आप जानेंगे अगले क्लासेस में। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि फर्न्स एंड मॉसेस बिलोंग्स टू द नॉन फ्लावरिंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स। Ferns has root, stem and leaves, but mosses doesn't possess any roots. These performs the spore formation method of asexual reproduction and increases their number. अब आप देख लीजिए कि स्पोर फॉर्मेशन में क्या प्रोसेस होती हैं और फिर इसके बाद आप समझेंगे इसके डायग्राम को। In the process of spore formation, the parent plant produces hundreds of microscopic reproductive units called spores. Spore formation के मेथड में जो parent plant होगा means the plant that is going to be perform asexual reproduction, that is spore formation. तो जो parent plant होगा वो 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, जिनको कहते हैं हम स्पोर्स। दीज स्पोर्स आर बॉल लाइक शेप इनसाइड विच स्पोर मतलब स्पोर्स राउंड शेप में, बॉल शेप में स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये स्पोर्स स्पोरेंजियम में बंद रहते हैं। तो दीज माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स, एंड व्हेन the spores case of plant burst, then the spores spread into the air. और जब ये स्पोर केस मतलब जिसमें ये स्पोर्स बंद हैं, स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा पूरा, और फिर जब ये बर्स्ट होगा तो इनके अंदर से टाइनी स्पोर्स निकलेंगे और ये चारों तरफ एयर में फैल जाएंगे। जब ये एयर में फैल जाएंगे, वैसे भी आप पढ़ेंगे बुक में तो आपको मिलेगा कि स्पोर्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन एयर एवरीवेयर। हर तरफ ये स्पोर्स फैले रहते हैं क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स हैं, दैट्स वाई इट इज़ नॉट विजिबल बाय आवर नेकेड आइज, बट व्हेन वी डू अ एक्सपेरिमेंट देन it can be seen with the help of microscopic devices, that is microscope. तो अगर आप इनको एक एक्सपेरिमेंट भी आप सुने होंगे कि अगर हम किसी ब्रेड को पानी में डिप करके और फिर उसको 72 आवर्स तक किसी डार्क रूम में बंद कर दें तो आप देखते हैं कि उसमें फफूंद या वाइट कलर की उस पर एक पतली सी झिल्ली या फिर रुई के फाहे जैसा कुछ आ जाता है, जिसको हम फफूंद कहते हैं। वही है, लेकिन और आगे चल के ब्लैक पैचेस बना लेते हैं, ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं और ऐसे आपको नहीं देखेगा, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप की सहायता से इनको देखेंगे तब आपको अगले पेज पर जो मैं डायग्राम बनाया हूँ इस डायग्राम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो फिर से एक बार ये समझ लीजिए कि इन द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस hundreds of microscopic units that is called as spores. When these spores case a plant burst, then the spores spread into the air, और तब ये हवा में हर जगह फैल जाते हैं। And when these landed on the food or soil, they produces the new plant of their respective races.
अभी आप नेक्स्ट प्लान पेज पर देखेंगे तो आपको डायग्राम और थोड़ा इससे और आगे की प्रोसेस भी समझ में आ जाएगी। तो वेट करिए, जल्दी से आपको दिखाते हैं। और जैसा कि मैंने आगे बताया, व्हेन दीज एयरबॉर्न स्पोर्स लैंडेड ऑन फूड या सॉयल अंडर फेवरेबल कंडीशंस लाइक डैम्प एंड वार्म कंडीशंस, जब इन्हें नम, छायादार और थोड़ा इनके सूटेबल टेम्परेचर होता है या ऐसी कंडीशंस इन्हें मिल जाती हैं, तो दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लास्ट में लिखा है ब्रेड माउल्ड विच इज़ साइंटिफिकली नोन एज राइजोपस। तो जब ये स्पोर केस बर्स्ट होगा, ये स्पोर्स बाहर लैंड मतलब एयर में फैल जाएंगे और फिर धीरे धीरे सेटल होंगे, किसी सॉइल पर जाएंगे या किसी फूड पर जाएंगे। तब ये वहाँ पर सुटेबल कंडीशन आने पर ग्रो करेंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे, एक न्यू प्लांट बना लेंगे। ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं, इसलिए आप देखेंगे कि ये नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते, इसलिए इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और जब हम माइक्रोस्कोप से इन्हें देखते हैं तो एक स्ट्रक्चर या डायग्राम निकल कर आता है, जो डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैं आपको पहले बता दूं कि इस डायग्राम में आप बॉल लाइक स्ट्रक्चर पाएंगे, जिसको हम स्पोर केस कहेंगे, या और ये स्पोर्स स्पोरेंजियम में बर्स्ट मतलब बंद रहते हैं, और यही स्पोर केस जब बर्स्ट होता है तो ये स्पोर बाहर निकलते हैं। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो आप पाते हैं बेहतरीन नोट्स, जो कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगी, केवल और केवल आपके काम की बातें, आपके बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक्स और जो क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, जो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है सीबीएसई पूछती है हमेशा, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल समझाई जा रही हैं, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा न रहे और आपको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट नोट आपको मिलेगी। ढेर सारे यूट्यूब चैनल से आप नोट्स पा सकते हैं, लेकिन एकदम एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेट तरीके से कितना आप लिखें जिससे आपको फुल मार्क्स भी मिल जाए और आपका समय भी बचा रहे, इसलिए आप ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल को और इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं, नए व्यूवर्स हैं, तो आप चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिनसे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो विदाउट wasting the time, we start to understand the diagram also, so you can get a good marks and a good concept for your life and in your examination. So come on the point. This is the sporangium, and in this sporangium there are so many tiny units that is called as spores are closed. These are the spores. So you can see that in the sporangium a lot of microscopic unit spores are closed, and you have to named as these are the spores, and these spores are closed inside the sporangiums, and you have to mark या वेल लेवल डायग्राम आपको ड्रा करना है। तो आपको लेवलिंग भी भूलनी नहीं है, और इस लेवलिंग कभी याद नहीं रखी जाती है अगर आप इसको डायग्राम को समझ लेते हैं तो ये आपका स्पोरेंजियम हो गया, इसके अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं, और ये आपका डायग्राम में स्पोर्स केस बर्स्ट। और जब फाइनली स्पोर केस बर्स्ट होते हैं तब ये स्पोर्स बाहर आ पाते हैं, और आप देखेंगे कि बाहर आने के बाद ये एयर में फैल जाते हैं, और एयर में फैलने के बाद जब ये लैंड पर लैंड ऑन करते हैं या फिर किसी फूड पर पहुंच जाते हैं, तब ये सूटेबल कंडीशन आने पर अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं एक न्यू प्लांट में, और इस तरह से इनका जर्मिनेशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप जब भी डायग्राम बनाएं आप उसको याद न करें, बल्कि उसे समझ लें, और समझने से ही आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। सो यू हैव टू look a short practice towards your diagram also while
रीडिंग अ कॉन्सेप्ट। जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हों तो डायग्रामेटिक अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि वो डायग्राम के बाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं और लेवलिंग कर लेते हैं तो आपको ये माना जाता है कि क्लास 10th में यू आर एबल टू एक्सप्लेन योर डायग्राम। एग्जामिनर को ये पता है कि आपने डायग्राम बनाया है तो उसके बारे में आप स्पष्ट रूप से जानते हैं, और जब आप जानते हैं तो आप इसे क्लास 10th में अपनी भाषा में तो लिख सकते हैं, इसलिए एग्जामिनर का माइंड सेट हो जाता है और आपको नंबर पूरे पूरे मिल जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्पोरेंजियम है, यहाँ पर स्पोर्स हैं और ये इसका स्टेम है, और नीचे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है हाइफी। यहाँ पर मैं आपको हाइफी का कुछ फंक्शन बता दूँ तो हाइफी आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर बट इज़ नॉट परफॉर्म्स एग्जैक्टली लाइक रूट्स। मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहा जाता है हाइफी। दीज हाइफी एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल या फ्रॉम द फूड पार्टिकल्स वेयर इट इज लैंडेड ऑन। So these spores being dispersed into the air, यहाँ स्पोरेंजियम या स्पोर केस बर्स्ट होने के पास ये स्पोर्स निकलते हैं और एयर में फैल जाते हैं। एयर में फैलने के बाद ये कहीं पर लैंड ऑन कर सकते हैं, चाहे सॉइल पर चाहे फूड पार्टिकल्स पर पहुंच गए तो वहाँ पर सुटेबल कंडीशंस आने के बाद ये अपने आप को जर्मिनेट करेंगे। और लास्टली आप ये दिखाएंगे कि दिस डायग्राम शोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। किसमें? इन राइजोपस या ब्रेड मॉल्ड प्लांट। इज इट क्लियर टू ऑल? अगर आपको डायग्राम न समझ में आया हो तो आप कमेंट करें या फिर कोशिश करें अपने से करने की। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अधूरा नहीं रहेगा। आई होप दैट ये वीडियो भी आपको समझ में आ गई होगी और ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक बाय दीपक सर। जो लोग मुझसे पढ़े हैं वो तो परिचित हैं ही मुझसे, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग भी वीडियो देखकर समझ जाएंगे कि आपको हर एक वीडियो में पूरी कोशिश की जाती है कि वो कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर कर दिया जाए। मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। अगर आपके डाउट हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछें और मुझे ये खुशी होगी जानकर कि आप मुझसे पूछ रहे हैं और मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग आई होप दैट संडे, और संडे के बाद जब भी की जाए तो आप ज़्यादा संख्या में जुड़ें, लोगों को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें, जिससे आप देखेंगे कि बेहतरीन तरीके से आप सीख सकते हैं और आपका कोई भी चीज़ अधूरा नहीं रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर giving me such opportunity to make the videos for you.